हेलो एंड वेलकम टू IAS टॉपर्स 100+ हॉट टॉपिक्स वीडियो सीरीज ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये ड्राफ्ट पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ये पॉलिसी डिफेंस सेक्टर में 1,75,000 करोड़ के टर्नओवर को अचीव करने का गोल रखती है कि जिसमें एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में 2025 तक 35,000 करोड़ के एक्सपोर्ट को अचीव करना भी शामिल है। ये पॉलिसी के तहत भारत में एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव डिफेंस इंडस्ट्री भी डेवलप की जाएगी और साथ ही साथ फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिफेंस इक्विपमेंट के लिए डिपेंडेंस को भी कम किया जाएगा और डिफेंस इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन और इंडियन पैटेंट्स को एनकरेज करे। ये जो पॉलिसी है वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्यूरमेंट सिस्टम है, MSME एंड स्टार्टअप सपोर्ट है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन बिटवीन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। तो मेनली इसमें 3 टाइप के अलग अलग एंटिटी को क्रिएट किया जाएगा। तो सबसे पहला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ये यूनिट अलग अलग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन टाइम एंड उसके कॉस्ट को एस्टिमेट करेगा। दूसरा है टेक्नोलॉजी असेसमेंट सेल। डिफेंस इक्विपमेंट को भारत में ही डिजाइन करने के लिए इंडियन इंडस्ट्री की डिजाइन एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को असेस करेगा। और तीसरा है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये जो आईडेक्स है वो डिफेंस के सेक्टर में जो भी स्टार्टअप है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये पॉलिसी के तहत आईडेक्स अगले 5 सालों में और 300 डिफेंस स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा। अब देखते हैं रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने नेशनल प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ का प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी यंग स्टूडेंट्स है उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल सिखाना, जिससे कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्किल गैप को कम किया जा सके। ये प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इंटेल इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने क्रिएट किया है। ये प्रोग्राम में सभी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के क्लास 8 से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट इसमें पार्ट ले सकते हैं। ये स्कीम को फेज वाइज मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट फेज में स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट 10 टीचर को नॉमिनेट करेगा। ये 10 टीचर 25 से 50 पोटेंशियल स्टूडेंट को चूज करेगा और ये स्टूडेंट को ये प्रोग्राम के नीचे AI स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं वन नेशन वन रेशन कार्ड के बारे में। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने वन नेशन वन रेशन कार्ड सिस्टम को मार्च 2021 तक भारत के सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में इम्प्लीमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है। रेशन कार्ड के बारे में जाने तो जो भी पुअर पीपल है कि जिसके पास फूड ग्रेन्स खरीदने के लिए इनफ कैश नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट वैसे व्यक्ति को रेशन कार्ड के थ्रू सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है। तो अब ये सिस्टम का सिग्निफिकेंस देखें तो ये सिस्टम के बाद जिसके भी पास रेशन कार्ड होगा वो भारत की कोई भी FPS यानी कि फेयर प्राइस शॉप जहाँ से सब्सिडाइज फूड ग्रेन ले सकते हैं, वहाँ से फूड ग्रेन्स खरीद सकते हैं। ये जो सिस्टम है वो सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि एंडिंग हंगर बाय 2030 है उसको फुलफिल करने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं जीवन प्रमाण के बारे में। जीवन प्रमाण एक पेंशनर्स के लिए आधार कार्ड बेस्ड डिजिटल सर्विस है। ये स्कीम को 2014 में लॉन्च किया गया था और ये स्कीम को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या तो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पेंशनर्स ये स्कीम के तहत बेनिफिट ले सकते हैं। ये स्कीम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो भी पेंशनर्स है उनको पेंशन लेने के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र बैंक, पोस्ट ऑफिस या तो जो भी एजेंसी पेंशन डिसबर्स करती है वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रह के वो सर्टिफिकेट को बैंक या तो पोस्ट ऑफिस को देना पड़ता है। हालांकि जो भी पेंशनर्स है उनकी एज 60 या उनसे ज्यादा होती है, तो वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहना ये ग्रुप के लिए काफी टफ है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीवन प्रमाण की स्कीम को लॉन्च किया था कि जिसके तहत पेंशनर को वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म के बारे में। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये प्लेटफॉर्म को टैक्सेशन में करप्शन को कम करने के लिए लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म के फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला फेसलेस असेसमेंट, यानी कि जो भी टैक्स पेयर ने टैक्स पे किया है वो टैक्स के असेसमेंट के लिए टैक्स पेई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिस या तो उनके कोई भी ऑफिशियल को फिजिकली मीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कंपोनेंट के तहत जो भी व्यक्ति टैक्स पे करने के लिए लायबल है उसका सिलेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से होगा। दूसरा सब कंपोनेंट है फेसलेस अपील। ये सब कंपोनेंट के तहत अगर टैक्सेशन सिस्टम में कोई भी टैक्स डिस्प्यूट होता है तो उसके सामने जो टैक्स पेई ने जो भी अपील की है वो
रैंडमली भारत में किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर को अलॉट की जाएगी और जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर ये अपील को एड्रेस करेगा उनकी आइडेंटिटी अननोन रहेगी। और साथ ही साथ ये सब कंपोनेंट के तहत टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को भी एलिमिनेट करता है, यानी कि अगर टैक्स पेयर सिटी ए से बिलोंग करता है तो वो टैक्स पे का रिव्यू एंड असेसमेंट सिटी बी में कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर करेगा, तो इससे करप्शन के चांसेस काफी कम है। तीसरा है टैक्स पेयर्स चार्टर, कि जिसमें टैक्स ऑफिसर एंड टैक्स पेयर्स की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स है वो लिस्ट किए गए हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये स्कीम को लॉन्च किया है। पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तो ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर ने 24 मार्च 2020 या उससे पहले अगर उसने बिजनेस एस्टेब्लिश किया है तो वो 10,000 तक अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए लोन ले सकता है। ये स्कीम के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये लोन को 1 साल के अंदर रिपे करना होगा। अगर स्ट्रीट वेंडर लोन को ऑन टाइम रिपे करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो लोन के इंटरेस्ट के ऊपर 7% तक सब्सिडी प्रोवाइड करेगा और लोन के अर्ली रीपेमेंट के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 10,000 की लोन में 2,000 रुपीज के मंथली इंस्टॉलमेंट्स है तो वो इंस्टेड ऑफ गिविंग 2,000 रुपीज पर मंथ 10,000 रुपए एक साथ देके अपनी लोन को खत्म कर सकता है विदाउट एनी पेनल्टी। ये स्कीम की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो वेंडर्स, हॉकर्स, ठेले वाला और जो भी लोग टेक्सटाइल अपैरल जैसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं वो सब ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रज्ञता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने प्रज्ञता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन को रिलीज किया है। ये गाइडलाइंस को एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया है। ये गाइडलाइंस को इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो फिजिकल क्लासरूम स्कूलिंग सिस्टम बंद हुई है उसके अल्टरनेटिव की तौर पे सभी स्कूल्स ने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मोड में सिखाना शुरू कर दिया है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कोई एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क अभी तक भारत में नहीं था, तो वो गैप को फिलअप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस को लॉन्च किया है। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो ये गाइडलाइन में मेनली ऑनलाइन एजुकेशन को कंडक्ट करने के लिए 8 अलग अलग स्टेप्स बताए हैं, जैसे कि प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट। प्लान में इंक्लूड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स को हर साल एजुकेशनल टेक्स्ट बुक्स कैसे पहुंचाना और स्कूल्स को ईयरली कैलेंडर प्लान करना। रिव्यू में जो भी एक्टिविटीज़ को प्लान किया है उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करना। अरेंज में जो भी एक्टिविटीज़ को रिव्यू किया है उसको मंथली, उसको डेली, वीकली या तो मंथली बेसिस पे रिव्यू करना। गाइड के तहत टीचर्स को, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को गाइड करना होगा। पेरेंट्स को ये बताना होगा कि स्टूडेंट्स स्कूल में कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट्स को किस तरह से कंप्यूटर्स में क्लासेस को अटेंड करना उसके ऊपर गाइड करना है। और टीचर्स को ये इंश्योर करना होगा कि स्टूडेंट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो कि ताकि जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो इंटरेस्टिंग बने। टीचर्स को स्टूडेंट को ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट प्रोवाइड करने होंगे और उसका ट्रैकिंग भी रखना होगा और टीचर्स को स्टूडेंट्स को असाइनमेंट कंप्लीट होने पे अप्रिशिएट करना होगा। यही गाइडलाइंस में एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्कूल हेड्स, टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए कुछ सजेशंस भी लिस्ट किए गए हैं, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, स्टूडेंट को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज़ के बीच में बैलेंस कैसे रखना, तो वो सब के बारे में ये गाइडलाइंस में बताया गया है। फॉर एग्जांपल स्क्रीन टाइम के बारे में बात करें तो जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट है उनको ऑनलाइन मोड में 30 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूसली पढ़ाया नहीं जा सकता। फिर है कि ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको डिजिटल एजुकेशन के दौरान फिजिकल मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन रखनी है और स्टूडेंट को अपनी साइबर सेफ्टी कैसे मेंटेन रखनी है, इसके बारे में ये गाइडलाइंस सजेशंस प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं उन्नत भारत अभियान के बारे में। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का है। इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो भारत के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको भारत के जो रूरल एरियाज है उनमें कौन कौन से डेवलपमेंट इश्यूज है उनको आइडेंटिफाई करना और ये इशू का सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालने के लिए एनकरेज करना है। ये स्कीम के तहत सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एटलीस्ट 5 अलग अलग विलेजेस के साथ ज्वाइंट किया जाएगा ताकि वो वहाँ पे डेवलपमेंट इशू को आइडेंटिफाई कर सके और उसका सॉल्यूशन निकाल सके। उन्नत भारत अभियान 2.0 की जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था वो उन्नत भारत अभियान 1.0 का अपग्रेडेड वर्जन है। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जो उन्नत भारत अभियान 1.0 में भारत की सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को
ये स्कीम के तहत कवर किया गया था। हालांकि उन्नत भारत अभियान 2.0 में अगर वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करती है, उसके बाद ही वो इंस्टीट्यूशंस को ये स्कीम के नीचे एंगेज किया जाएगा। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम के बारे में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि जिसका बजटरी आउटले 10,000 करोड़ रुपीज़ है। ये स्कीम को 5 साल के लिए फ्रॉम 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये स्कीम के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सके को इंश्योर करना है, और जो भी फूड प्रोडक्ट्स ये यूनिट में से मार्केट में सेल होने के लिए जाते हैं उनकी क्वालिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड के जो क्राइटेरियाज है उनके अकॉर्डिंग है कि नहीं वो चेक करना। इसके फंडिंग के बारे में बात करें तो नॉर्मल स्टेट एंड यूटीज विथ लेजिस्लेचर में सेंट्रल गवर्नमेंट 60% फंडिंग करेगी और स्टेट गवर्नमेंट 40% फंडिंग करेगी। नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट में सेंटर एंड स्टेट का रेशियो 90:10 है, और यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर में सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग प्रोवाइड करेगी। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो जो भी एग्जिस्टिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज है उनको एक्सपेंशन के लिए टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर के 35% तक सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ये स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच को इम्प्लीमेंट करेगी, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जो प्रोडक्ट आती है उनको प्रमोट करेगा। एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, तो ये स्कीम को इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया क्योंकि करंटली भारत में टोटल 25 लाख अनरजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है कि जो कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का 98% कंस्टिट्यूट करता है। तो बेसिकली ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी ऐसे अनरजिस्टर्ड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनको मेन स्ट्रीम में लाके उनका फॉर्मलाइजेशन करना, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता लग सके कि कोई एक रीजन में टोटल कितने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स है, और उस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर फ्यूचर की पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज को डिसाइड कर सके। अब बात करते हैं चैंपियंस पोर्टल के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया है। चैंपियंस का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके, उनके चैलेंजेस को सॉल्व करके, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करके एक ग्लोबल ब्रांड में कन्वर्ट करना है। ये पोर्टल में बेसिकली एक हब होगा और बाकी के स्पोक होंगे, यानी कि हब यानी कि एक मेन सेंट्रल सेंटर और बाकी के स्पोक यानी कि ब्रांचेज होंगे जो कि अलग अलग स्टेट में लोकेटेड होंगे। तो ये मॉडल के नीचे मेनली 3 कंपोनेंट्स को कैटर किया जाएगा। सबसे पहला है सपोर्ट, यानी कि एमएसएमई को कोई भी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन हो तो वो डायरेक्टली हब यानी कि कंट्रोल रूम में अपने इश्यूज को कह सकता है और वहां से कुछ सॉल्यूशन ले सकता है। फिर दूसरा है एक्सप्लोर, यानी कि एमएसएमई सेक्टर में जो भी नई नई अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और तीसरा है प्रमोट। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी कॉम्पिटेंट एमएसएमई है उनको नेशनल लेवल पे प्रमोट करना। ये जो पोर्टल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन ग्रीवेंसेस पोर्टल है, जो कि है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके साथ रियल टाइम बेसिस पे फुल्ली इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कोणार्क सन टेम्पल का कंप्लीट सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया है। तो ये प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कोणार्क सन टेम्पल में 10 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना, और साथ ही साथ जो ऑफ ग्रिड सोलर यूटिलिटीज़ है जैसे कि सोलर ट्रीज, सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क, उनको भी क्रिएट करना। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विद द बजटरी आउटले ऑफ 25 करोड़, और ये प्रोजेक्ट को ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इम्प्लीमेंट करेगी। अब बात करते हैं कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। तो ये सन टेम्पल ओडिशा के कोणार्क टाउन में लोकेटेड है। इसमें जो मेन डेइटी है वो गॉड सूर्य यानी कि सन की है। ये टेम्पल को 12th सेंचुरी में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग नरसिंगा देवा वन ने बिल्ड किया था। इसमें जो मेन आर्किटेक्चर है वो है करीब 100 फुट ऊंचा चैरियट आर्किटेक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्किटेक्चर को, जिसमें व्हील्स और हॉर्सेस को कार्व किया गया है। ये टेम्पल के ब्लैक कलर की वजह से इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है।
और 1984 में यूनेस्को ने ये टेम्पल को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया था। यह टेम्पल को ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या तो कलिंगा आर्किटेक्चर के बेस पे क्रिएट किया गया है। कलिंगा आर्किटेक्चर में मेनली दो चीज़ें होती है। सबसे पहला होता है एक टावर, ये टावर को देउला के नाम से जाना जाता है, और सेकंड होता है हॉल, ये हॉल को जगमोहन के नाम से जाना जाता है। ये जो आप टावर देख रहे हैं, ये टावर की भी 3 अलग अलग स्टाइल्स है, जैसे कि रेखा देउला, पीधा देउला एंड खाखरा देउला। तो ये टोटल 3 अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल है। ये सन टेम्पल हिंदूज के लिए एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है, क्योंकि यहाँ पे हर साल फरवरी के मंथ में चंद्रभागा मेला के लिए हिंदूज यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अब बात करते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया है, जो कि एक रूरल पब्लिक वर्क स्कीम है। तो बेसिकली ये स्कीम का सिचुएशन ये है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो श्रमिक वर्कर्स है उनकी जॉब्स चली गई है, तो मोस्ट ऑफ जो श्रमिक वर्कर्स है वो अपने गाँव चले गए थे वापस। हालांकि वो विलेजेस में भी कुछ लाइवलीहुड के लिए उनके पास कुछ था नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अभियान के नीचे उनको 125 दिन के लिए जॉब देने का वादा किया है। तो ये जो जॉब्स क्रिएट होगी वो विलेजेस में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके श्रमिक वर्कर्स को वो जॉब दी जाएगी। ये अभियान का टोटल फंडिंग है 50,000 करोड़। तो जैसा कि मैंने बताया कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके वो जॉब श्रमिक क्लास को प्रोवाइड की जाएगी, तो वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 25 अलग अलग एरिया में क्रिएट किया जाएगा, जैसे कि प्लांटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटरी कॉम्प्लेक्स है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, हॉर्टिकल्चर, आंगनवाड़ी सेंटर्स, रेलवे वर्क्स। तो ऐसे करके टोटल 25 अलग अलग एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है, और ये 25 वर्क एरिया को 6 स्टेट्स बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड ओडिशा के 116 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि जो श्रमिक वर्कर्स है वो मेनली ये 6 स्टेट में ही कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से माइग्रेट हुए हैं। और ये अभियान 12 अलग अलग गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट का जॉइंट एफर्ट है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये इंडेक्स को लॉन्च किया है। ये इंडेक्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेंट के लिए जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलोकेट किए हैं उसका स्टेट गवर्नमेंट कितना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करता है वो चेक करना है, और उसके बेसिस पे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को रैंक करना है। ये इंडेक्स के पैरामीटर्स के बारे में बात करें तो इसमें है एनुअल प्लान का प्रिपरेशन, और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को टोटल कितना फंड चाहिए, वो फंड का एस्टिमेशन, एक्सपीडियस रिलीज ऑफ स्टेट शेयर, वो फंड को टाइमली मैनर में वो स्टेट गवर्नमेंट यूटिलाइज करता है कि नहीं वो चेक करना, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का ऑप्टिमम इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना, और इंटरनल ऑडिट एंड सोशल ऑडिट जैसे पैरामीटर्स के ऊपर ये इंडेक्स स्टेट गवर्नमेंट को रैंक करता है। अब बात करते हैं रिस्ट्रक्चर्ड पीएम्स अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम। ये स्कीम को सबसे पहले 2006 में सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट या तो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में इनोवेटिव वर्क को रिवॉर्ड करने के लिए ये स्कीम को क्रिएट किया गया था। 2014 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का प्रायोरिटी प्रोग्राम्स एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में जो भी उन्होंने इनोवेटिव वर्क किया है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये स्कीम को 2014 में रिस्ट्रक्चर किया गया था। और रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का डिस्ट्रिक्ट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये स्कीम को रिस्ट्रक्चर किया है। ये अवार्ड में मेनली 4 अलग अलग कैटेगरीज है, डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर प्रोग्राम एंड इनोवेशन, इनोवेशन जनरल कैटेगरी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड नमामि गंगे प्रोग्राम। अब बात करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नया नेशनल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करना स्टार्ट कर दिया है। ये पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में करंट प्रायोरिटीज है और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो भी करंट मेथड्स यूज हो रही है उनको रीडेवलप करना है। बेसिकली जो ये पॉलिसी की कंसल्टेशन प्रोसेस है वो मेनली 4 ट्रैक में डिवाइडेड है। सबसे पहला है ट्रैक 1 की, जिसमें पब्लिक साइंस पॉलिसी फोरम के द्वारा पब्लिक एंड एक्सपर्ट के साथ कंसल्टेशन किया जाता है। सेकेंड ट्रैक में थीमेटिक कंसल्टेशन यानी कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि नैनो मटेरियल्स है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, तो अलग अलग थीम वाइज एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन किया जाता है। ट्रैक 3 में गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन किया जाता है। और 4th ट्रैक में मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया जाता है। भारत की पिछली साइंस पॉलिसी के बारे में बात करें तो सबसे पहले भारत ने 1958 में
साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन को लॉन्च किया था, जिसका मेन फोकस था भारत में एक साइंटिफिक कैरेक्टर को डेवलप करना, क्योंकि जब भारत को आज़ादी मिली थी उसके बाद गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज थी उसमें कहीं पे भी साइंटिफिक एस्पेक्ट नहीं था। तो इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर फोकस करने के लिए ये रिजोल्यूशन को लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद 1983 में टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट को रिलीज किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भारत में टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस को क्रिएट करना, ताकि फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत को रिलायंस ना रखना पड़े। फिर 2003 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को रिलीज किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फाइनेंशियल एंड सोशल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। और 2013 में साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इनोवेशन पे मेन फोकस करना। अब बात करते हैं मैट्रिक्स स्कीम के बारे में। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने मैट्रिक्स स्कीम के नीचे रिसेंटली 11 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। मैट्रिक्स स्टैंड्स फॉर मैथमेटिकल रिसर्च इम्पैक्ट सेंट्रिक सपोर्ट स्कीम। ये स्कीम को साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने 2017 में लॉन्च किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मैथमेटिकल साइंस, थियोरेटिकल साइंस एंड क्वांटिटेटिव सोशल साइंस में जो भी अच्छे रिसर्चर्स है उनको रिसर्च एक्टिविटीज के लिए ग्रांट प्रोवाइड करना, और ये ग्रांट 3 साल तक के लिए पर एनम 2 लाख प्रोवाइड की जाएगी। अब साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के बारे में बात करें तो ये बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। इसके चेयरमैन है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मेंबर्स है सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एमिनेंट साइंटिस्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि साइंस एंड इंजीनियरिंग में बेसिक रिसर्च को प्रमोट करना बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू साइंटिस्ट, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, R&D लैबोरेटरीज एंड अदर एजेंसीज। अब बात करते हैं एक्सेलरेट विज्ञान के बारे में। रिसेंटली साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम को लॉन्च किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को क्रिएट करने के लिए एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को एनकरेज करना। इसके मेनली 2 कंपोनेंट है। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है अभ्यास। अभ्यास का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD स्टूडेंट्स है उनको अपना रिसर्च को फर्दर कैरी आउट करने में सपोर्ट करना, ताकि भारत का जो ओवरऑल R&D इकोसिस्टम है उसको बूस्ट मिल सके। यही कंपोनेंट के और 2 सब कंपोनेंट है। इसमें सबसे पहला है कार्यशाला, जो कि R&D को बूस्ट करने के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करता है, और सेकंड सब कंपोनेंट है वृत्तिका, जो कि एलिजिबल स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। इसका सेकंड कंपोनेंट है मिशन समूह। ये मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत में जो भी साइंटिफिक स्कीम्स है उसको एक स्कीम के अंडर मर्ज करना, और ये कंपोनेंट के और 2 सब कंपोनेंट है। सबसे पहला है संयोजिका। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के अंदर जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक्टिविटीज करंटली इंप्लीमेंट की जा रही है उसका एक कैटलॉग बनाना, और दूसरा है संगोष्ठी, यानी कि साइंटिफिक कम्युनिटी के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के लिए सेमिनार्स एंड सिंपोजियम को कंडक्ट करना। अब बात करते हैं स्वदेश स्कीम के बारे में। स्वदेश का फुल फॉर्म होता है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। दिस इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो बेसिकली ये स्कीम के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे इंडियन वर्कर्स जो कि फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं उनकी जॉब चली गई है। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब ये वर्कर्स इंडिया में वापस आ रहे हैं, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्कर को उनके स्किल एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जॉब मिल सके, उसके लिए स्वदेश स्कीम को लॉन्च किया है। ये स्कीम के तहत जो भी रिटर्निंग सिटीजन्स है उन स्वदेश स्किल्स कार्ड फिलअप करना रहता है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी रिटर्निंग सिटीजन्स है उनके स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के बारे में पता चल सके, और गवर्नमेंट रिस्पेक्टिव कंपनी के साथ वो डेटा शेयर कर सके, ताकि रिटर्निंग सिटीजन्स को जॉब इजीली मिल सके। और ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर रही है। अब बात करते हैं नेशनल हैंडलूम डे के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने 7 अगस्त 2020 को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया है, और 7 अगस्त को माई हैंडलूम पोर्टल भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी इंडिविजुअल वीवर्स है या तो ऑर्गेनाइजेशंस है वो गवर्नमेंट की अलग अलग टेक्सटाइल स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल हैंडलूम डे की बात करें तो भारत में ये 2015 से हर साल ऑर्गेनाइज हो रहा है। 7 अगस्त की डेट को इसलिए चुना गया है क्योंकि 7 अगस्त 1905 में भारत में स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ये स्वदेशी मूवमेंट है वो बंगाल पार्टीशन को अपोज करने के लिए 1905 में स्टार्ट की गई थी।